आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आइडियल गैस लॉ और रियल गैसेस का बिहेवियर। हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों ये डिफरेंस इतना इम्पोर्टेंट है। आइडियल गैस लॉ सुना है पर ज्यादा समझ नहीं आया। और रियल गैसेस वो क्या होते हैं? रिलैक्स करो, आज हम सब क्लियर करेंगे। सोचो, आपके पास एक बलून है भरा हुआ हवा से। ये हवा बेसिकली गैसेस का एक मिक्सचर है। आइडियल गैस लॉ हमें ये समझने में हेल्प करेगा कि इस बलून का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और गैस की क्वांटिटी आपस में कैसे रिलेटेड हैं। तो आइडियल गैस लॉ से हम बलून की बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सही, लेकिन ये सिर्फ एक आइडियल केस है। रियल गैसेस थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करते हैं और आज हम वो डिफरेंस भी देखेंगे। रेडी हो? चलो अब हम समझते हैं ये फेमस आइडियल गैस लॉ, PV = nRT। लगता है थोड़ा स्कैरी है ना? पर डरने की बात नहीं है। सोचो, आपके पास एक बलून है हवा से भरा हुआ। सर, ये इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। बिल्कुल नहीं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये बलून ही हमारा एग्जाम्पल है। इसमें हर चीज इक्वेशन में कनेक्ट है। P मतलब प्रेशर। सोचो, आप बलून को दबाते हो, ज्यादा प्रेशर ज्यादा दबाव। यूनिट पास्कल्स, PA या एटमॉस्फेयर ATM में मेजर करते हैं। तो ज्यादा प्रेशर मतलब बलून छोटा होगा? बिल्कुल। अब V मतलब वॉल्यूम, बलून का साइज। जितना बड़ा बलून उतना ज्यादा वॉल्यूम, क्यूबिक मीटर्स या लीटर्स में मेजर करते हैं। N मतलब नंबर ऑफ मोल्स। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स या एटम्स। अवोगाड्रोस नंबर। ज्यादा हवा ज्यादा मॉलिक्यूल्स ज्यादा मोल्स। ये मोल्स थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सोचो, एक डजन एग्स में 12 एग्स होते हैं ना? इसी तरह एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। R मतलब आइडियल गैस कांस्टेंट। ये एक फिक्स नंबर है जो इक्वेशन को बैलेंस रखता है डिफरेंट यूनिट्स के साथ। अगर वॉल्यूम लीटर्स और प्रेशर एटमॉस्फेयर्स में है और टेम्परेचर केल्विन में, तो R = 0.0821 लीटर एटम पर मोल केल्विन। और T मतलब टेम्परेचर, हवा की गर्मी, केल्विन में मेजर करते हैं। K = डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ज्यादा टेम्परेचर, मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी से घूमेंगे। तो PV = nRT मतलब ये सब चीजें आपस में रिलेटेड हैं? बिल्कुल। अगर आप किसी एक को चेंज करोगे तो दूसरी भी चेंज होगी, इक्वेशन बैलेंस रखने के लिए। जैसे आपने बलून को दबाया, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा। सोचो, आप प्रेशर कुकर में खाना बना रहे हो। ज्यादा प्रेशर से पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। ये भी आइडियल गैस लॉ का ही एक एग्जाम्पल है। ये R आइडियल गैस कांस्टेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? यूनिट्स को एडजस्ट करता है। अगर प्रेशर पास्कल्स में, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर्स में, तो R की वैल्यू अलग होगी। यूनिट्स की कंसिस्टेंसी के लिए जरूरी है। क्या ये लॉ हर सिचुएशन में सही काम करता है? नहीं, ये परफेक्ट कंडीशंस में सही हैं। रियल वर्ल्ड में ये कंडीशंस कम ही मिलती हैं। इसलिए नेक्स्ट टॉपिक में रियल गैसेस देखेंगे। तो हमने PV = nRT यानी आइडियल गैस लॉ को अच्छे से समझ लिया है। अब एक बड़ा सवाल, क्या सच में ऐसे गैसेस एग्जिस्ट करते हैं जो बिल्कुल इस लॉ को फॉलो करते हैं? सर, क्या नहीं, हमने तो यही पढ़ा है। अफसोस से नहीं। आइडियल गैस लॉ एक परफेक्ट पिक्चर है, कैलकुलेशंस के लिए अमेजिंग है, लेकिन रियलिटी थोड़ा अलग है। इस लॉ के मुताबिक गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होनी चाहिए, 0, और उनका खुद का वॉल्यूम भी 0 होना चाहिए। मतलब बिना साइज के पार्टिकल्स फ्रीली घूम रहे बिना किसी कोलिजन के, ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है। बिल्कुल, जैसे इनविजिबल डांसर्स एक परफेक्टली कोरियोग्राफ्ड डांस कर रहे हों।
ये एक आइडियलाइजेशन है, एक थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट। रियल वर्ल्ड में गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उनके मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करते हैं। रियल वर्ल्ड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपल्शन भी होता है। ये फोर्सेस नेग्लिजिबल नहीं होते, खासकर हाई प्रेशर या लो टेम्परेचर पर। और मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम भी तो है, वो थोड़ी ना इनविजिबल हैं। तो ये फोर्सेस आइडियल गैस लॉ को कैसे अफेक्ट करती हैं? दो मेन रीजंस हैं। पहला, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को बाइंड करती हैं, प्रेशर को कम या ज्यादा करती हैं, जिसका प्रिडिक्शन PV इक्वल टू nRT से नहीं हो पाता। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस लॉ में हम अज्यूम करते हैं कि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, लेकिन ये सच नहीं है। हाई प्रेशर पर मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम नोटिसेबल हो जाता है, जिससे आइडियल गैस लॉ से मिला रिजल्ट गलत होगा। सोचो, आपके पास एक बड़ा सा रूम है और 1-2 लोग हैं। लोग आराम से घूम सकते हैं। ये आइडियल गैस जैसा है। अब सोचो, सेम रूम में आप 100 लोग डाल देते हो। अब लोग एक दूसरे से टकराएंगे। ये रियल गैस जैसा है। समझ आया। हाई टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर देती है, और लो प्रेशर पर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। एग्जैक्टली। टेक्निकली आइडियल गैस बिहेवियर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ही देखने को मिलता है, लेकिन ये भी एक अप्रोक्सीमेशन है, परफेक्ट मैच नहीं। सर, ये आइडियल गैस लॉ यूजलेस तो नहीं है ना, अगर वो रियल में वर्क नहीं करता? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन है, खासकर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। ये कैलकुलेशंस को इजी बनाता है। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। सर, अगर आइडियल गैस नहीं है तो हम गैसेस के बिहेवियर को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? इसके लिए हम रियल गैसेस के लिए बेटर मॉडल्स यूज करते हैं, जैसे वैन डर वाल्स इक्वेशन। ये इक्वेशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को कंसिडर करती है और ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है, खासकर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर। हम आगे इस पर बात करेंगे। ठीक है क्लास, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, रियल गैसेस और उनका बिहेवियर। पहले हमने देखा था कि आइडियल गैस लॉ कितना कन्वीनियंट है, कैलकुलेशंस कितने इजी हो जाते हैं उससे। लेकिन रियलिटी में आइडियल गैसेस तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब सर, वो सिर्फ थ्योरी में ही होते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं? बिल्कुल। अब हम एक ऐसा मॉडल देखेंगे जो रियल गैसेस के बिहेवियर को ज्यादा एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है, वैन डर वाल्स इक्वेशन। सोचो, आपके पास एक बलून है फिल्ड विद एयर। आइडियल गैस लॉ के हिसाब से एयर के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी स्पेस नहीं घेरेंगे और ना ही एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना सर, एयर के मॉलिक्यूल्स तो जगह घेरते ही हैं। एग्जैक्टली। रियलिटी में एयर के मॉलिक्यूल्स स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनका साइज होता है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, जैसे मैग्नेट्स की तरह, बट थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग। यही चीज आइडियल गैस लॉ में कंसिडर नहीं की जाती है, इसलिए वैन डर वाल्स इक्वेशन आया। ये एक इम्प्रूव्ड मॉडल है जो रियल गैसेस के दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसिडर करता है। 1. मॉलिक्यूल्स का साइज, वॉल्यूम। 2. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अट्रैक्शन। सोचो, आप एक रूम में 100 लोगों को फिट करना चाहते हैं। अगर लोग बिल्कुल छोटे होते, जैसे आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, तो आप उन्हें इजीली फिट कर लेते। बट अगर उनका अपना साइज है तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे और वो रूम में उतने लोग नहीं फिट हो पाएंगे। समझ आया? हाँ सर, समझ आया। जैसे ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स ज्यादा जगह घेरेंगे। बिल्कुल। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? आइडियल गैस लॉ में हम अज्यूम करते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते, बट रियल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, खासकर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए एक्चुअल प्रेशर गैस में थोड़ा कम होगा, जितना आइडियल गैस लॉ प्रिडिक्ट करता है। अब आते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन पे। P प्लस AN/V का होल स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। वाह, ये इक्वेशन थोड़ा स्कैरी लग रहा है सर। डरने की बात नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस,
R. Ideal gas constant. T. Temperature. A. A constant representing intermolecular attractive forces. B. A constant representing the volume occupied by gas molecules. VNB ये टर्म गैस के एक्चुअल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। हम टोटल वॉल्यूम से मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और P प्लस AN²/V² ये टर्म एक्चुअल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। हम ओरिजिनल प्रेशर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इफेक्ट AN²/V² ऐड कर रहे हैं। सो वैन डर वाल्स इक्वेशन बेसिकली आइडियल गैस लॉ को मॉडिफाई करता है, दोनों फैक्टर्स साइज और अट्रैक्शन को इंक्लूड करके। ये एक बेहतर मॉडल है रियल गैसेस के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए, ऑल्दो ये भी परफेक्ट नहीं है बट आइडियल गैस लॉ से काफी इंप्रूव है। सर, ये कॉन्स्टेंट्स A और B कैसे पता चलेंगे? ये कॉन्स्टेंट्स हर गैस के लिए डिफरेंट होते हैं और उन्हें एक्सपेरिमेंटल डेटा से डिटरमिन किया जाता है। आपको ये वैल्यूज टेबल्स में मिल जाएंगी, आपको खुद कैलकुलेट नहीं करना होगा। सर, क्या वैन डर वाल्स इक्वेशन हर सिचुएशन में परफेक्टली काम करेगा? नहीं, ये भी एक अप्रोक्सीमेशन है। बहुत हाई प्रेशर या बहुत लो टेम्परेचर पर इवन वैन डर वाल्स इक्वेशन एक्यूरेट नहीं होता। उसके लिए और भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस यूज की जाती हैं, बट वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। फॉर नाउ वैन डर वाल्स इक्वेशन एक अच्छा अप्रोक्सीमेशन है रियल गैसेस के बिहेवियर को समझने के लिए। चलो अब हम आइडियल और रियल गैसेस के बिहेवियर को ग्राफ से समझेंगे। सोचो, हाथ में एक बलून है। अगर बलून में आइडियल गैस है तो प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम बिल्कुल परफेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ग्राफ पे ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखेगा, एक स्मूथ कर्व जो कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करता। सर, मतलब एक स्मूथ कर्व जैसे एक परफेक्ट पैराबोला जैसा? बिल्कुल नहीं, पैराबोला नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आइडियल गैस लॉ का परफेक्ट पिक्चर है। लेकिन रियल गैसेस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना? जब प्रेशर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके वॉल्यूम को थोड़ा कम कर देते हैं। तो रियल गैस का ग्राफ भी थोड़ा अलग दिखेगा? हाँ, ये कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से थोड़ा डिविएट करेगा, स्पेशली एट लो टेम्परेचर्स एंड हाई प्रेशर्स। सोचो एक क्राउडेड बस। आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स अपने आप में बिजी हैं, कोलिजन तो करते हैं लेकिन एक दूसरे को इग्नोर करके अपना काम करते हैं। रियल गैस की बस में लोग एक दूसरे से बात करते हैं, साथ बैठते हैं, इसलिए बस की ओवरऑल स्पेस कम लगती है। प्रेशर बढ़ने पे और भी ज्यादा क्राउडिंग होगी। अब हम नंबर से समझेंगे। कंसिडर करो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस 273 K टेम्परेचर पे और 1 atm प्रेशर पे। आइडियल गैस लॉ से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू nRT/P इज इक्वल टू 1 मोल इंटू 0.0821 लीटर ATM पर मोल K इंटू 273 K बाय 1 ATM इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये थ्योरेटिकल वॉल्यूम है, रियल में वॉल्यूम थोड़ा डिफरेंट होगा। वैन डर वाल्स इक्वेशन ये डिविएशन को अकाउंट करता है। P प्लस AN/V² इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। सर, ये वैन डर वाल्स इक्वेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। क्या कोई और सिंपल वे है इसे समझने का? बिल्कुल, वैन डर वाल्स इक्वेशन का मेन आइडिया ये है कि वो रियल गैस मॉलिक्यूल्स के साइज और उनके आपस में अट्रैक्शन को कंसिडर करता है। ये इक्वेशन एक बेटर अप्रोक्सीमेशन है आइडियल गैस लॉ से, लेकिन वो स्टिल एक अप्रोक्सीमेशन है। आप इसे इंट्यूटिवली समझ सकते हो, जैसे हमने बलून और क्राउडेड बस की एग्जाम्पल से समझा। अगर हम नाइट्रोजन गैस के लिए वैन डर वाल्स इक्वेशन यूज करें तो हम पाएंगे कि एक्चुअल वॉल्यूम 22.4 लीटर से थोड़ा कम होगा। आइडियल गैस लॉ से ज्यादा डेविएशन कब होता है? जब प्रेशर ज्यादा होता है और टेम्परेचर कम होता है। हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं और उनके इंटरैक्शंस का इफेक्ट बढ़ जाता है। लो टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। इसलिए लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रियल गैसेस आइडियल गैस लॉ से काफी डिफरेंट बिहेव करते हैं। हम गैसेस की आइडियलिटी को मेजर करने के लिए एक फैक्टर यूज करते हैं जिसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z कहते हैं। Z इक्वल्स टू PV बाय nRT।
अगर Z इक्वल्स टू 1 तो गैस परफेक्टली आइडियल है। अगर Z लेस देन 1 तो गैस लेस कंप्रेसिबल है देन एक्सपेक्टेड, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं। और अगर Z ग्रेटर देन 1 तो गैस ज्यादा कंप्रेसिबल है देन एक्सपेक्टेड, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट। सर, क्या कोई गैस परफेक्टली आइडियल बिहेव करता है? टेक्निकली कोई भी गैस परफेक्टली आइडियल नहीं होता। आइडियल गैस एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे कुछ गैसेस आइडियल गैस लॉ के पास बिहेव करते हैं और हम उनको अप्रॉक्सिमेटली आइडियल मान सकते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे लाइट गैसेस रिलेटिवली आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, स्पेशली एट नॉर्मल कंडीशंस। अच्छा, अब तक हमने आइडियल गैस लॉ और रियल गैसेस की तुलना की, लेकिन ये सारा ज्ञान सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। इसका असली दुनिया में बहुत महत्व है। सोचो, अगर हम हर जगह आइडियल गैस लॉ ही लगा दें तो बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। जी सर, कैसे? देखो, मान लो तुम एक स्कूबा डाइवर हो। गहरे समुद्र में जाते वक्त तुम्हारे सिलेंडर में कंप्रेस्ड एयर होता है, बहुत हाई प्रेशर पे। अगर हम यहाँ आइडियल गैस लॉ लगा दें तो ऑक्सीजन की मात्रा गलत एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि हाई प्रेशर पे गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आइडियल गैस लॉ ये इंटरैक्शन इग्नोर करता है। इसलिए सही कैलकुलेशंस के लिए हमें रियल गैस इक्वेशंस यूज करनी होंगी, जैसे वैन डर वाल्स इक्वेशन, वरना ऑक्सीजन की कमी से डाइवर को सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। वाह, मतलब जानलेवा भी हो सकता है आइडियल गैस लॉ का गलत इस्तेमाल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो तुम एक क्रायोजेनिक इंजीनियर हो और लिक्विड नाइट्रोजन हैंडल कर रहे हो। लिक्विड नाइट्रोजन बहुत लो टेम्परेचर पे होता है। आइडियल गैस लॉ लो टेम्परेचर पे भी सही प्रेडिक्शन नहीं देता। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर्स पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेंट हो जाते हैं और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्टिक करने लगते हैं। फिर से रियल गैस इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हर जगह रियल गैस इक्वेशंस ही इस्तेमाल करनी चाहिए? नहीं, आइडियल गैस लॉ एक अच्छा अप्रोक्सीमेशन है, सिंपल कैलकुलेशंस के लिए काफी है, लेकिन हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर या स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले केसेस में रियल गैस इक्वेशंस जरूरी हो जाती हैं एक्यूरेसी के लिए। अब केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। अमोनिया सिंथेसिस, हाबर प्रोसेस सोचो, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होता है। यहाँ भी आइडियल गैस लॉ एक्यूरेट नहीं होगा। रियल गैस इक्वेशंस यूज करके ही हम रिएक्शन की एफिशिएंसी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्लाइमेट मॉडलिंग में भी एटमॉस्फेयर में गैसेस का बिहेवियर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर और टेम्परेचर डिफरेंट होता है। आइडियल गैस लॉ सिर्फ रफ एस्टिमेट दे सकता है। तो रॉकेट प्रोपल्शन में भी? बिल्कुल, रॉकेट्स में प्रोपेलेंट गैसेस बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे एक्सपैंड होते हैं। आइडियल गैस लॉ यहाँ भी फेल हो जाएगा। रियल गैस इक्वेशंस यूज करके ही हम रॉकेट इंजन के परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब कुछ एज केसेस देखते हैं जहां आइडियल गैस लॉ बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। वेरी हाई डेंसिटी, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले गैसेस नियर देयर क्रिटिकल पॉइंट। इसलिए हम वैन डर वाल्स इक्वेशन यूज करते हैं, P + A/V² इंटू V - NB इज इक्वल टू nRT। सर, ये A और B क्या है? अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है और B मॉलिक्यूलर साइज को। हर गैस के लिए अलग अलग होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स की साइज और फोर्सेस अलग अलग होते हैं। क्या वैन डर वाल्स इक्वेशन सबसे बेस्ट है? ये एक फेमस इक्वेशन है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट इक्वेशन है। और भी इक्वेशंस हैं जैसे रेडलिच-क्वांग, पेंग-रॉबिन्सन एटसेट्रा। स्पेसिफिक कंडीशंस और एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को खत्म करने से पहले जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने आइडियल गैस लॉ और रियल गैसेस के बारे में क्या सीखा। सोचो, हमने एक सिंप्लीफाइड मॉडल से शुरुआत की थी आइडियल गैसेस के बेसिक रूल्स को समझने के लिए। फिर हमने देखा कि असल दुनिया में गैसेस इतने परफेक्ट नहीं होते। जी सर, मुझे समझ आया कि आइडियल गैस एक परफेक्ट मॉडल है, लेकिन रियल गैसेस थोड़े अलग बिहेव करते हैं। बिल्कुल सही। याद करो, हमने आइडियल गैस लॉ पढ़ा था, PV = nRT। इतना सिंपल फॉर्मूला पर कितना पावरफुल। P प्रेशर है, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर।
ये फॉर्मूला हमें गैसेस के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है अगर वो आइडियली बिहेव करें। और रियल गैसेस, वो कैसे डिफरेंट है? रियल गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे छोटे छोटे मैग्नेट्स, और उनका अपना वॉल्यूम भी होता है, अनलाइक आइडियल गैसेस जहां मॉलिक्यूल्स को पॉइंट मासेस मानते हैं। ये दोनों फैक्टर्स रियल गैसेस के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, खासकर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। तो क्या आइडियल गैस लॉ रियल वर्ल्ड में यूज नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन एक फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के तौर पे। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जैसे कार इंजन डिजाइन या वेदर प्रेडिक्शन में हमें रियल गैसेस के बिहेवियर को ध्यान में रखना होगा। आइडियल गैस लॉ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन एक्यूरेट कैलकुलेशंस के लिए हमें करेक्शंस की जरूरत होती है। अब कुछ रीकैप क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल, क्या आइडियल गैसेस और रियल गैसेस में मेन डिफरेंस है? एक्सप्लेन करके दिखाओ। आइडियल गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और अपना वॉल्यूम इग्नोर किया जाता है, जबकि रियल गैसेस में ये दोनों फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। आइडियल गैसेस एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि रियल गैसेस हर जगह मौजूद हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, अगर हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे एक गैस का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो क्या हम आइडियल गैस लॉ यूज कर सकते हैं? क्यों या क्यों नहीं? नहीं सर, क्योंकि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इम्पैक्ट बढ़ जाता है और गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसलिए आइडियल गैस लॉ एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं देगा। हमें रियल गैस इक्वेशंस यूज करने चाहिए। एग्जैक्टली। तो याद रखना, आइडियल गैस लॉ गैसेस के बिहेवियर को समझने का एक हेल्पफुल स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन एक्यूरेट कैलकुलेशंस के लिए, खासकर रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में, हमें रियल गैसेस के फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा।